बच्चों राम राम जी, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे चैनल पढ़ाई के पैटर्न 960 को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यूट्यूब पर जाके। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 6 के इतिहास का अध्याय लास्ट है 11। ठीक है, इसको पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कक्षा अध्याय 1 से अध्याय 10 तक बड़े व्यवस्थित रूप से पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अध्याय 11 को। इसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में कैसी कैसी इमारत थीं, क्या उनका लेवल था, आज से कंपेयर करें तो कैसे चित्र थे, कैसी किताबें थी। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे आज हम। तो देखिए कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। यानी जो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक थे, उन्होंने विश्व धातु विज्ञान में, यानी जो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने जो वर्ल्ड के धातु विज्ञान में, विश्व के धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। यानी हड़प्पावासी जो पुरातत्व को जो खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं, जो प्राचीन काल की जो शिल्पकार चित्र और जो इमारतें मिली हैं, उन्होंने यह दर्शाया है कि जो हड़प्पावासी थे, जो प्राचीन काल में जो हड़प्पावासी लोग थे, बहुत कुशल शिल्पी थे, शिल्पकार थे। ठीक है, और उन्हें तांबे के धातु क्रम की जानकारी थी। यानी वे तांबे से जो धातु मिली हैं वो तांबे की मिली हैं। देख रहे हैं वो धातु यानी किसे तांबे से परिचित, यानी तांबे की उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। यानी जो हड़प्पावासी लोग तो जो प्राचीन काल के जो लोग थे, उन्होंने एक धातु था तांबा और एक टिन था, इससे मिलाकर एक नया धातु बनाया, वो है कांसा। ठीक है, जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे। यानी हड़प्पावासी किससे जुड़े हुए थे? हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे। वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध है। यानी जो उत्तराधिकारी थे उनके, जैसे वैदिक काल में लोहे से परिचित हो गए लोग, तो ऐसे ही उनके उत्तराधिकारी किससे संबंध थे? लोहे से। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। यानी जो हमारा भारत देश है वो अत्यंत विकसित, अच्छी विकसित मतलब किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा यानी ढलवा लोहा, ये लोहे के प्रकार हैं कि कड़ा खोटा लोहा भी होता था, पिटवा लोहा भी होता था और ढलवा लोहा भी होता था। ठीक है बच्चों, तो इससे आगे हम पढ़ेंगे। देखो पहले आप ये देख लीजिए, लोहे स्तंभ है। जी क्या है? ये लोहे का एक स्तंभ खड़ा हुआ है। ये कहाँ पर है बच्चों? ये एक मेहरौली जगह, कहाँ पर? दिल्ली में। तो मेहरौली दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, उसके परिसर में खड़ा हुआ है। यह एक ऐसा लोहे स्तंभ है, लोहे का स्तंभ है कि इसे आज तक जंग नहीं लगी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि लोह स्तंभ को, जो मेहरौली लोह स्तंभ है जो कुतुब मीनार में के परिसर में खड़ा हुआ है, इसको आज तक जंग नहीं लगी है। ठीक है, यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी बच्चों? 7.2 मीटर है। इसकी लंबाई है जी, इसकी ऊंचाई है ना जी, आपको दिख रहा है जी, आपको यहाँ से ये दिख रहा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। ठीक है, और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। बताओ 3 टन से भी ज़्यादा वजन है, कैसे खड़ा किया होगा ये? ठीक है, इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इस लोह स्तंभ का निर्माण है वो लगभग 1500 साल पहले हुआ था। ठीक है, इसके बनने की समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। यानी यहाँ पर एक अभिलेख है, इस अभिलेख से हमें, इस पर एक अभिलेख खुदवाया गया है, इससे हमें इसकी मतलब इसके समय की जानकारी मिलती है। जो बना था बना था, इसके बनने की जो जानकारी है, उसके समय की जानकारी हमें इस अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र मिलता है। यानी इस लोह स्तंभ में एक चंद्र जो अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में एक चंद्र नाम का कोई शासक रहा होगा, उसका जिक्र मिलता है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। यानी जो चंद्र हैं वो किस वंश के थे? गुप्त वंश के। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इनमें से आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। ठीक है, तो सबसे मेन बात ये है कि इस लोह स्तंभ में आज तक इतने वर्षों के बाद भी जंग नहीं लगी है, काई नहीं खाई है। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चे, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। यानी प्राचीन काल में ईंटों की और पत्थरों की इमारतें कैसी हुआ करती थीं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने
स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। यानी जो हमारे जो शिल्पकार थे उनकी जो कुशलता थी, उनके अंदर जो कुशलता थी बनाने की, उनके नमूने किसमें मिलते हैं? स्तूपों जैसी इमारतों पर मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? तो इसका अर्थ होता है टीला। जो स्तूप होते हैं इनका शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार आकार के थे, ठीक है, कभी गोल होते, कभी लंबे, तो कभी खड़े और बड़े होते थे, कभी छोटे भी होते, कभी बड़े भी होते थे। स्तूप के कई एक आकार थे। उन सब में एक समानता थी कि प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। क्या होता था? इन सभी स्तूप तो कई एक आकार के थे, कोई लंबा था, कोई गोल था, कोई छोटा था, कोई बड़ा था, लेकिन इनके अंदर एक समानता थी, वो थी कि इनके भीतर एक छोटा सा डिब्बा होता था, ठीक है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते थे, ठीक है। बच्चों देखिए कि इन स्तूपों के अंतर्गत एक डिब्बा होता था छोटा सा, उसके अंतर्गत जो महात्मा बुद्ध थे, बुद्ध के या उनके जो अनुयायी होते थे उनके शरीर के क्या बच्चों रखे जाते थे? अवशेष रखे जाते थे। जैसे दांत है, हड्डियों को या हड्डी दांत है या उन जला दिया जाता तो हड्डी को या राख होती उनको रखा जाता था इन स्तूपों के अंतर्गत, ठीक है। या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के भी रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा कहते थे, ठीक है। जो चीज़ रखी जाती थी वो एक छोटा सा डब्बा होता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे धातु मंजूषा कहा जाता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता था, ठीक है। जो प्रारंभिक स्तूप होता है वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा, जो धातु मंजूषा होता था उसके ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था, ठीक है। बाद में क्या होता था कि जो टीला होता था उसको ईंटों से ढक दिया जाता था, और बाद के काल में उस गुम्बद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था, ठीक है जी। इस प्रकार जो बना हुआ है ढक दिया जाता था, ठीक है। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। जैसे मतलब ये स्तूप है, इसके चारों तरफ ऐसे करके इसके चारों तरफ मतलब क्या बना होता था? परिक्रमा देने के लिए, परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ यानी रास्ता बना होता था, ऐसे करके, ठीक है, बना होता था, जिसे क्या कहा जाता था? इसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था, ठीक है। जो परिक्रमा के लिए जो वृत्ताकार पथ बना होता, रास्ता बना हुआ था, इसको प्रदक्षिणा कहा जाता, प्रदक्षिणा पथ कहते कहा जाता था, ठीक है। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता, जो रेलिंग होती है मकानों में होती है, उस रेलिंग से घेर दिया जाता था, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता? वेदिका कहा जाता। जिस रेलिंग को, इस रास्ते को जो प्रदक्षिणा पथ या हम रास्ता बोल रहे हैं उसको एक रेलिंग से घेर दिया जाता था। इस रेलिंग से जो घेर दिया जाता था उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको वेदिका कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है, वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने हुए थे, और जो वेदिका होती थी उसमें क्या होता था? जो प्रवेश करने के लिए लोग जाते आते थे उसके लिए क्या होता था? प्रवेश करने के लिए वेदिका में प्रवेश द्वार बने हुए होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। रेलिंग जो मैंने अभी बताई है, रेलिंग और जो तोरण प्राय होता था, जिस स्टार्टिंग में ही होता था, ऐसे कहीं यहाँ पर है जी, ऐसे करके यहाँ पर। तो ये क्या होता था? ये बहुत मतलब सुंदर जो कलाकृतियाँ सजी होती, मूर्तियाँ होती थी, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती, उसे सजा हुआ होता था, ठीक है। और यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले तक इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं का चित्र उकेरे हुए थे, ठीक है। यानी इस स्तूप को लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए क्या किया था? जो शिलाएं पत्थर होते थे उन पर चित्र उकेरे गए थे, चित्र बनाए गए थे, ठीक है। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। कई बार क्या किया था? जो पहाड़ी होती थी उनको काट करके बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता है। इस प्रकार कई गुफाओं को मूर्तियों के द्वारा तथा चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभ के हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया, यानी इस प्राचीन काल में कुछ जो आरंभ के हिंदू मंदिर थे उनका भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। यानी जो आरंभ के हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था, तो ये हिंदू मंदिरों के
मंदिरों में क्या किस किस की मूर्ति होती थी, कि किस किस की पूजा की जाती थी, तो विष्णु की जाती थी, शिव की जाती तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था, गर्भगृह होता था। यानी जो मंदिर होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों एक गर्भगृह होता है। ठीक है। गर्भगृह क्या होता है, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है उसे ही गर्भगृह कहा जाता है। यानी मंदिर होता है उसमें मुख्य जगह पर किसी देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है उसको ही गर्भगृह कहा जाता है। तो वही सबसे महत्वपूर्ण होता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। यानी उसी स्थान पर जो मंदिर का पुजारी होता है यानी पुरोहित होता था वो ही धार्मिक अनुष्ठान जो करता था। ठीक है। और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए क्या किया गया, भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ठीक है। यानी भीतर गांव जैसे मंदिरों में उनके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक का निर्माण किया जाता था, जैसे आपको दिख रहे हैं ये। ठीक है जी। भीतरगाम का यूपी में जिसे शिखर कहते हैं, यानी जो ऊंचाई तक बना होते हैं जी। शिखर उत्तर में ही मिलते हैं, उत्तर भारत में जो शिखर बने हुए हैं जी ऐसे करके इनको क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। यानी शिखरों को बनाने के लिए कि कठिन कार्य के लिए मतलब कठिन तो होता ही था, कितने ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए जाते तो सावधानी में से क्या योजना यानी प्लान बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यानी प्रत्येक मंदिर में एक मंडप नाम की भी एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था। यानी खाली जगह होती थी, मंडप जैसे बैठने के लिए काफ़ी खाली जगह जिसको सभागार कहा जाता था, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है। यहाँ लोग मंदिर आपने देखे ही अधिकतर हैं, उनमें अंदर जगह होती थी उसको सभागार कहा जाता था, उसको मंडप कहा जाता था। ठीक है। महाबलीपुरम और हेयल को ढूंढो जी। दक्षिण भारत में है महाबलीपुरम और हेयल। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है। यानी महाबलीपुरम में और हेयल है, इन जगहों पर इन स्थानों पर क्या है, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट अच्छे मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए जा रहे हैं। देखो ये दिख रहा है आपको। ठीक है। तो बच्चों इससे पहले थोड़ा सा हम इधर चलते पीछे, मैं आपको थोड़ा सा इधर पढ़ाती हूँ कि ये ऊपर देखो सांची का महान स्तूप बना हुआ है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। बच्चों जरा इधर आपको दिख रहा होगा जो क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो वो एमपी में है। ठीक है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने में, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वारों का प्रयोग कई शासकों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अमरावती की एक शिल्पकारी भी है इस चित्र को करती है। ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, इससे आगे हम बताते हैं आपको। यह देखिए, आप इधर देखिए, ये भी एक स्तूप है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरम्भिक मंदिर है, इसके बारे में हमने ये पढ़ा है। ये देखो इसका शिखर बना हुआ है, इसके अंदर एक मंडप होता है। यहाँ पर जो लोग बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, उसको सभागार कहा जाता है। ठीक है। तो ये किससे बना हुआ है देखना, यह लगभग 15 साल पहले का बना है, पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। यानी भीतर गांव का जो मंदिर बना हुआ है तो बच्चों कब बनाया, वो 15 साल पहले बनाया। और किससे बना हुआ है, तो पक्की ईंटों से पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर है। ये महाबलीपुरम के मंदिर बने हुए हैं। ठीक है। इधर कौन से मंदिर है, महाबलीपुरम जो दक्षिण में, वहाँ के मंदिर बने हुए हैं। ठीक है। तो बच्चों देखिए, इससे आगे देखिए, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। यानी ये मंदिरों की एक मतलब महत्वपूर्ण बात ये है कि एक ही पहाड़ी को तराश करके बनाया गया है। ठीक है। जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, वो इसी एक ही पहाड़ी को तराश करके इन मंदिरों को बनाया गया है। इसलिए इन्हें एक का सब मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही पहाड़ी को तराश कर, ये सारे मंदिर दिख रहे हैं आपको, ये एक ही पहाड़ी है, मतलब एक पहाड़ी उसको ही तराश के बनाया, इसलिए एक का सब मंदिर भी इनको कहा जाता है। ठीक है। तो बच्चों इतना समझ में आ गया आपको। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी ये मंदिर है, ये ईंटों से नहीं बने क्योंकि शिलाओं से पत्थरों से बनी हुई हैं, पहाड़ियों काट के बने हुए हैं। ठीक है। भिन्न होते हैं। ईंटों की एक तरह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर
ले जाते हैं, ठीक है। ईंटों को से एक एक जोड़ के ऊपर की ओर ले जाते हैं, ठीक है। जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों से पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की ओर क्रम से बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बनाए जाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर का काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? बिल्कुल सही बात है, बहुत टफ काम है, कठिन काम है, ठीक है। पत्थर वैसे ही तुरंत आसान थोड़ी है तराशना, इसको बनाना। बाएं तरफ ये एयोल का दुर्गा मंदिर है, ये दिख रहा होगा आपको। एयोल का क्या है? दुर्गा मंदिर है। यह लगभग 3400 साल पहले बनाया गया है, ठीक है बच्चों। ये एयोल का मंदिर है। और आगे देखिए इधर पढ़ते हम कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। बच्चों की जो स्तूप है, मंदिर है, प्राचीन काल में किस तरीके से बनाए जाते थे, तो बच्चों उसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं, यानी जो स्तूप और मंदिर बनाते थे उनको बनाने में कई मतलब प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, यानी स्तूप मंदिर वैसे ही थोड़ी बन जाते हैं बिना पैसों के। काफ़ी धन इकट्ठा करना पड़ता था, काफ़ी पैसा खर्च होता था। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, यानी आम लोग इनको नहीं बनवा पाते थे, क्योंकि पैसा धन खर्च होता है। तो इनको जो शासक लोग या रानी राजा बनवाने की प्लानिंग करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था, ठीक है। कितना कठिन काम है, ठीक है। कि मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार करते किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यानी क्या क्या किया था बच्चों? कि मंदिर या स्तूप बनाने के लिए क्या करना होता था? पहला काम तो ये था अच्छे किस्म के पत्थर, मतलब अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढ कर लाने होते थे। शिलाखंडों को खोदना होता था, फिर निकालना होता था। फिर इन पत्थरों को एक जगह कहीं सोच विचार करके जो जगह तय की हुआ स्थान, वहाँ पर शिलाखंडों को पहुँचाना होता था। या पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों को, चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। कितना टफ काम था, कितना असंभव था, ठीक है। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था, ठीक है। तो आम आदमी तो इसकी सोच भी नहीं पाता होगा, क्योंकि हर चीज़ से ही पैसे से हर चीज़ ही मतलब बहुत आसान काम नहीं था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे, ठीक है। ये सारे काम क्या थे? जो शिल्पकार थे वो तो बच्चे बनाते थे, लेकिन पैसा सारा खर्चा कौन उठाता था? राजा रानी उठाते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त को उपहार अपने साथ लाते थे, ठीक है। कि इन स्तूपों या मंदिरों में जो आने वाले भक्त होते थे, जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जो भक्त होते थे वो अपने साथ में जो उपहार लाते थे, उनसे इन स्तूप या मंदिरों की सजावट की जाती थी, ठीक है। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची की एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण, प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता? वैसे तोरण कहा जाता। उसको बनाने का खर्च दिया था। किसने दिया था? जो सांची का एक स्तूप है, बहुत अलंकृत है, इसको मतलब जो तोरण द्वार को एक अलंकृत यानी सजावट करने के लिए जो खर्चा उठाया था वो किसने दिया था? जो लोग ये अभक्त लोग आते उन्होंने दिया था। क्या दिया? दांत का काम करने वाले लोगों ने दिया, श्रमिक के संघ ने दिया था। जो दांत का काम करने वाले श्रमिक लोग थे उन्होंने दिया था, ठीक है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी भी थे, किसान लोग थे, माला बनाने वाले थे, इत्र बनाने वाले, लोहार सुनार। देखो बच्चों किस किस ने मदद की थी, किस किस ने दिया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन्होंने दिया था ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे इनमें, जिनके नाम खम्भों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए, जिन्होंने जो चीज़ दी थी। इन श्रमिक हैं, कृषक हैं, मजदूर हैं, लोहार हैं, सुनार जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, इनके नाम किस पर खुदे हुए? खम्भों पर, रेलिंग तथा दीवारों पर। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो ये याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनवाने और सजाने में अपना योगदान दिया है, ठीक है बच्चों। तो इतना मतलब हर किसी का उसमें योगदान है। किन किन ने योगदान दिया है उनका नाम आज तक भी वहाँ पर लिखा हुआ है, खुदा हुआ है, ठीक है।
तो बच्चों अब हम जा रहे हैं चित्रकला पढ़ाने के लिए। अब पढ़ेंगे हम कि प्राचीन काल में चित्र कैसे कैसे चित्रकारी होती थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढें, यानी मानचित्र 7 में क्या बोला है कि हम मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढेंगे कि अजंता, ठीक है। तो इससे पहले आप देखिए कि यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी, ठीक है। यानी अजंता एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान सैकड़ों साल लगी थी पहाड़ों में, इनके दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। उनमें से एक महत्वपूर्ण गुफा कौन सी बच्चों? उनमें से एक अजंता गुफा महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रही होगी ना कि अजंता की गुफा, इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। यानी जो सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी, उनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। यानी जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जो बौद्ध भिक्षु थे वो रहते हैं, उस जगह को विहार कहा जाता है, ठीक है। उनके निवास को विहार कहा जाता है। तो ज़्यादातर क्या मिला है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बने हुए थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है, कुछ को जो विहार थे उनको चित्रों के द्वारा सजावट की गई है उनकी, ठीक है। इनमें से यहाँ उनके उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। यानी गुफाओं में अंधेरा रहता था, इसलिए अंधेरे की वजह से क्या किया गया? अधिकांश चित्र किससे बनाए गए? मसालों की रोशनी से बनाए गए। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमत्कार हैं। यानी देखो बच्चों, ये जो चित्र हैं वो किससे बनाए गए? मसालों की रोशनी से बनाए गए, क्योंकि अंधेरे के कारण गुफाओं अंधेरा रहता था। पहले इतनी वो थोड़ी थी कि लाइट वगैरह पहुँच जाए कि जी हो जाए, लाइट वगैरह नहीं थी। तो बच्चों, तो आज भी कितने साल बाद भी, 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। रंग किससे बनाए गए थे? बच्चों देखिए, पहले भी कितने टैलेंट आदमी थे, कितनी खोज करते थे कि बताओ, प्राचीन काल के आदमी तो बहुत कि किससे रंग बनाए गए थे? पौधों तथा खनिजों से क्या बनाए गए? रंग बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार भी अज्ञात है, ठीक है। बताओ कितनी अच्छी बात है, कितनी अजीब बात है कि रंग पौधों तथा किससे खोजे गए थे? पौधों से और खनिजों से। उस टाइम मतलब उस टाइम भी लोग कम नहीं थे, ठीक है, आगे बढ़ने में। तो बच्चों आगे देखिए, पुस्तकों की दुनिया। बच्चों हम पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। या पहले प्राचीन काल में पुस्तकों कैसी थी, कैसी पुस्तकों की दुनिया थी। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है। यानी इस काल में, प्राचीन काल में कई प्रसिद्ध जो महाकाव्य थे उनकी रचना की गई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं भी थीं, ठीक है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था। वो कौन सा था बच्चों? जो क्वेश्चन पेपरों में बनता है, मैंने अधिकतर देखा है, तो वो था शिल्पाधिकारम। क्या था? शिल्पाधिकारम थी। इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। जी क्वेश्चन बनता है, रीट में भी प्रश्न कई एक बार आया है कि जी इसकी रचना कब की थी? 1800 साल पहले, करीब 1800 साल पहले, 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, एक सब प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य कौन सा है? शिल्पाधिकारम है। इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी थी। यानी ये शिल्पाधिकारम जो ग्रंथ है जो इलांगो ने लिखा है, इसमें एक कोवलन नाम का एक व्यापारी था, उसकी कहानी है। वह पोहार में रहता था। क्या रहता था? पोहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। यानी इसमें एक व्यक्ति था, वो था कोवलन नाम का एक व्यापारी था। वह अपनी पत्नी कन्नंगी की तो उपेक्षा करता था, उसकी आलोचना करता था, और एक नर्तकी थी ना माधवी, उससे प्रेम करता था। तो उसकी यानी कोवलन नाम के व्यापारी और नर्तकी माधवी की प्रेम कथा का वर्णन है, वो इस ग्रंथ में मिलता है। बाद में वह और कन्नंगी पोहार छोड़कर मदुरई चले गए, ठीक है।
यानी कहने का मतलब ये है कि बाद में क्या हुआ था, कनंगी पुआर छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी पांड्य राजा का एक दरबारी था, वो जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया था। ठीक है, यानी क्या हुआ था कि जो उसकी पत्नी थी कनंगी पुआर, ठीक है, बाद में क्या हुआ था, वह और कनंगी पुआर दोनों मतलब पत्नी कहाँ चले गए थे, छोड़कर मदुरई चले गए थे। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी कवि कौन थे, दरबारी जौहरी थे। उन्होंने जो कोवलन व्यापारी था उस पर चोरी का एक झूठा आरोप लगाया। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी, इलांगो नामक एक कवि ने की थी। तो दोस्तों करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था, वो था शिल्पाधिकारम। इसकी रचना एक किसने की थी, इलांगो नामक एक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। यानी इस ग्रंथ में या इस तमिल महाकाव्य में जो शिल्पाधिकारम है, इसमें किसकी कहानी है, एक व्यापारी था, वो कोवलन नाम का, उसकी कहानी मिलती है। वह पुहार में रहता था, यानी कहाँ रहता था, पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। यानी जो व्यापारी था कोवलन नाम का, उसकी पत्नी थी कनंगी, उससे प्यार मतलब उसकी अपेक्षा करता था, मतलब उसकी बुराई करता था, उसकी अपेक्षा करता था। और प्रेम प्यार किससे करता था, एक नर्तकी थी माधवी से, उससे करता था। ठीक है, बाद में वह और कनंगी पुहार को छोड़ के कहाँ चले गए थे, मदुरई चले गए थे। यानी बाद में व्यापारी और उसकी पत्नी कनंगी पुहार को छोड़कर मदुरई शहर चले गए थे। वहाँ पांड्या राजा के दरबारी जौहरी ने, कौन था, या मदुरई में एक पांड्या राजा था, उसका एक दरबारी था जौहरी, उसने कोवलन पर क्या किया था, कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, और जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया था। ठीक है, यानी कोवलन नामक व्यापारी पर चोरी का किसने, उनके दरबारी कवि थे जौहरी, उसने झूठा आरोप लगाया। इस आरोप में राजा ने उस व्यापारी को प्राण दंड दे दिया था। ठीक है, कनंगी अभी भी उससे प्रेम करती थी, यानी व्यापारी अपनी पत्नी कनंगी से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसकी पत्नी कनंगी उससे प्रेम करती थी। ठीक है, और इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। ठीक है, कौन, उसकी पत्नी कनंगी, उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला था। यानी उसने क्या किया था, उसने मदुरई शहर का नाश कर डाला था। ठीक है, तो इस ग्रंथ में उसकी कहानी है, जो प्रेम कहानी है, इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को कब का ग्रंथ है, ये कब लिखा गया था, 1400 साल पहले किसने लिखा, सतनार के द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि ये कौन सा ग्रंथ है, मणिमेखलाई, जो तमिली महाकाव्य है, तमिल का ही, वो 1400 साल पहले किसने, सतनार ने। यानी मणिमेखलाई ग्रंथ की या महाकाव्य की रचना किसने की थी, सतनार ने की थी। ठीक है, इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी मिलती है। यानी इसमें कैसी मिलती है, इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी, वहाँ पर तो वर्ण किसका मिला था, कोवलन और उसकी जो प्रेम कथा माधवी थी उसका और उसकी पत्नी का। और इसमें इस तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई में कोवलन तथा उसकी माधवी की बेटी थी उसका वर्णन मिलता है। ये रचना कई सदियों पहले ही खो गई थी। यानी ये मणिमेखलाई रचना है, ये कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। ठीक है, अन्य लेखक जैसे कालिदास हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए मेघदूत का एक श्लोक है। ठीक है, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यानी मेघदूत रचना किसकी है, कालिदास की है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। यानी एक प्रेमी है जो विरही है, वह क्या कर रहा है, वो बरसात के मौसम के समय जो बादल होते हैं उनका अपना संदेश बनाने की कल्पना कर रहा है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो
उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी। ऐसे मतलब ये कहानियाँ पढ़ रहे हैं। आगे देखिए आप तो पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं इसी काल में लिखी गई थी। ठीक है, किस काल में? इसी काल में। इनमें पुराण भी शामिल था, यानी पुराण भी। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। यानी पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। यानी जो पुराण है उनमें जो देवता हैं, जैसे हमारे विष्णु देवता हैं, शिव हैं, दुर्गा माँ, पार्वती हैं, जो देवी देवता हैं उनसे जुड़ी कहानियाँ हैं। ठीक है, इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। कैसे पूजा की जाती, देवी देवताओं कैसे विधि विधान से, वो इसका वर्णन मिलता है। इसके अंतर्गत इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी वर्णन मिलता है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। मतलब ज़्यादातर क्या, अधिकांश ही जो पुराण है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं कि एक आसान है। यानी संस्कृत की सरल भाषा है, संस्कृत सरल भाषा में लिखी गई जिसे आम आदमी भी सुन सके और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। देखो बच्चों, इनके साथ में भेदभाव था कि स्त्रियों को और जो शूद्र थे इनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वेद नहीं पढ़ते थे। वे भी इसे सुन सकते थे, लेकिन सुन सकते थे। ठीक है, इतनी आसान भाषा थी संस्कृत। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ये पुराण है उनका पाठ कहाँ किया करते? पुजारी मंदिरों में, जिसे लोग सुनते थे, सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? महाभारत है और रामायण। ठीक है, ये क्या है? संस्कृत के महाकाव्य हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इस कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों, देखो बच्चे आगे, महाभारत कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी। यानी जो महाभारत है उसमें जो कौरव थे और पांडव थे, जो 5 पांडव थे और 100 कौरव थे, उनके बीच की युद्ध की कहानी मिलती है किसमें? महाभारत में। इस युद्ध का उद्देश्य क्या था? इस युद्ध का उद्देश्य कुरु वंश की राजधानी थी हस्तिनापुर, उसकी गद्दी प्राप्त करना था। यानी जो महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, तो इस महाभारत युद्ध का एक ही उद्देश्य था कि जो पुरु वंश है ना, पुरु वंश की जो राजधानी थी हस्तिनापुर, इसकी गद्दी प्राप्त करना था। पांडव कह रहे थे कि इसकी गद्दी, हस्तिनापुर की गद्दी हम प्राप्त करेंगे, और कौरव कह रहे थे कि हम करेंगे। ठीक है, यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इससे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। क्या कहा गया है? यानी माना जाता है कि जो पुराण है और महाभारत है, इन दोनों को ही एक व्यास नाम के ऋषि थे, उन्होंने संकलित किया, लिखा है। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। यानी जो महाभारत, भगवत गीता किसका अंश है? महाभारत का अंश है। ठीक है, महाभारत में क्या है? भगवत गीता है, जिसके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ लिया है। ठीक है, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। यानी जो रामायण है इसकी जो कथा है, जो कौशल है, कौशल के राजकुमार, कौशल के रामकुमार कौन थे? राम, उनके बारे में। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। ठीक है, किसके ने? राम के ने। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। ठीक है बच्चे, सुनी हुई कहानी है। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। यानी राम कहाँ के राजा थे? कौशल। ठीक है, तो कौशल मतलब विजयी होकर राजा कहाँ लौटे थे? राम कहाँ लौटे थे? जो कौशल की राजधानी अयोध्या थी वहाँ। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है। ठीक है, जैसे महाभारत है वैसे ही रामायण है, वो भी बच्चों की प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। यानी रामायण के लेखक किसे माना जाता है? रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए, आप आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना भी करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। ठीक है, इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ के रूप में लिखकर सुरक्षित कर ली गई। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। जातक कथाएँ तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा जनता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा तो आगे देखेंगे।
विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना समझना कि इस समय क्या हुआ था। ये गणितज्ञ थे तथा खगोल शास्त्री कौन थे, आर्यभट्ट थे। इन्होंने संस्कृत में क्या लिखा था, आर्यभट्टीय नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। ठीक है, क्या बताया था, ये खगोल शास्त्री थे कौन, आर्यभट्ट। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में क्या लिखा है कि दिन और जो रात है ये पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। यहाँ नहीं, ये दिन रात होते हैं, वो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो चक्कर काटी देती इस वजह से दिन रात बनते हैं। ये बोला है किसने, आर्यभट्ट ने। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है, ऐसा ही लगता है ना हम सब लोगों को। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली, किसने, आर्यभट्ट ने, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। यानी उन्होंने बताया वो मतलब सही है। ठीक है, बराय मेरी, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में पढ़ते हैं जी। कई एक थे, बराय मेहर थे, ब्रह्मगुप्त थे, भास्कराचार्य थे। ठीक है, ये भी गणितज्ञ और खगोलवेता थे। ठीक है, शून्य के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था। ठीक है, इन जो अंक इनका प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। ठीक है, वैसे तो अंकों का जो प्रयोग पहले से ही होता रहा है, लेकिन भारत के जो गणितज्ञ हैं उन्होंने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया है। दोस्तों क्या है, गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब अरबों द्वारा, जो अरब देश अरबों द्वारा अपनाई गई तथा यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग हो रहा है इसका। ठीक है, तो बच्चे आगे देखिए, इधर देखिए, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक व्याख्याता पद्धति है। आयुर्वेद क्या है, जी चिकित्सा विज्ञान है, इसकी एक व्याख्याता पद्धति क्या है, आयुर्वेद है। ठीक है, जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। ठीक है, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक प्रथम 2वीं शताब्दी ईस्वी के थे और सुश्रुत, ठीक है, 4वीं शताब्दी के थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना कि आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध जो चिकित्सक थे वो कौन से थे, एक चरक था, एक सुश्रुत था। ठीक है, चरक द्वारा रचित चरक संहिता क्या है, चरक ने किसकी रचना की है, मतलब चरक संहिता किसकी रचना है, चरक की। और औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, कौन सी, चरक संहिता। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में, जिस सुश्रुत की रचना कौन सी, सुश्रुत संहिता, वैसे आसान है, दोनों उन्हीं के नामों पर ही डिपेंड है। सुश्रुत ने शिल्प चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है इसमें। ठीक है बच्चों, तो अन्य पढ़ते हैं हम। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। यानी कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों, चीन में। कब हुआ था, 1900 साल पहले हुआ था। और किस व्यक्ति ने किया था, तो वो किया था काई लून नाम के व्यक्ति ने किया था। ठीक है, पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया था। ये बनाने की, कागज बनाने की विधि थी। फिर उसे लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा जाता और तथा सुखाकर कागज बनाया जाता। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता। ठीक है, कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया था। ठीक है, बताया नहीं था। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया में पहुंची थी, यानी कई एक सदियों तक तो इसको गुप्त रूप से रखा गया था, किसको, कागज बनाने की तकनीक को। और फिर करीब 1400 साल पहले यह कहाँ पर मतलब बताई गई थी, कहाँ तक पहले थी, कोरिया तक। ठीक है बच्चे, तो आगे देखिए, आगे हमारा चैप्टर फिनिश होने जा रहा है, थोड़ा सा बचा है कि देखो, इसके तुरंत बाद ही ये जापान तक फैल गई थी। यानी जो कागज़ बनाने की विधि है पहले कोरिया तक फैली, फिर बाद में जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। धीरे धीरे दोस्तों फैलती जा रही है, बगदाद तक फैल चुकी, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सब जगह फैल गई। ठीक है, इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से आई थी। ठीक है, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जो कागज़ की जानकारी है कहाँ से आई थी, बगदाद से आई थी। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप, अब तिथियाँ देख लिए। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी।
अमरावती जो 2000 साल पहले था, कालिदास 16 साल पहले, लोह स्तंभ, भीतरगाम का मंदिर, अजंता गुफा, सब दोस्तों ये है। और ये मिलाने के स्तूप क्या होता है, मिलाइए मंदिरों में लोगों को इकट्ठा होने की गर्भगृह के ऊपर लगा लंबाई में निर्माण होता है, ठीक है जी, शिखर होता है ये तो, और टीला होता है, एक स्तूप होता है। और जो देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह को गर्भगृह कहा जाता है। और पद दक्षिणा जो मन वो जो होती है स्तूप के चारों चारों तरफ जो वृत्ता पथ होता है उसको क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, ठीक है बच्चों। और मंडप किसे कहते हैं, स्तूप मंडप कहते हैं दोस्तों, गर्भगृह के ऊपर लगाई गई शिखर बोला जाता है, मंडप कहते हैं दोस्तों, सॉरी मंडप इसी को कहते हैं, देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह को मंडप कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आज हो गया कक्षा 6 के इतिहास के जो 11 अध्याय थे वो कंप्लीट हो गए बच्चों। अब मैं इनको 11 चैप्टरों को दो तीन दिनों की क्लास में फिनिश कर दूंगी, क्योंकि इनका कम से कम एक ज़्यादा अधिक से अधिक एक पेज या आधे पेज में मैं मेन इम्पोर्टेंट करा के, जैसे एक चैप्टर दूसरा तीसरा मतलब करके कंप्लीट करके फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। और इसमें से नहीं कराऊंगी दोस्तों, बुकों में से नहीं कराऊंगी, मैं नोट्स बना के बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगी शॉर्ट में कि इसमें क्या, ये तो इसमें तो काफ़ी चीज़ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो मतलब जो पेपर में बनती है उस चीज़ को कराऊंगी। फिर इसके बाद में मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, उसके बाद में फिर मैं कक्षा 7 की जो इतिहास है उसको उठाऊंगी। तो बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।